अब हमने जो भी टॉपिक स्टडी किए हैं उसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। लगभग 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, ताकि जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उन पे सबसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारे सामने क्या है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन per second is 1.0 into 10 to the power 18, while the number of electrons drifting in the opposite direction across another cross section is 2.7 into 10 to the power 18 per second. If the supply voltage is 230 volt, what is the effective resistance of the tube? हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि जो ट्यूब है हमारी, जिसमें आयंस फ्लो हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस एंड आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उस ट्यूब की का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्यूब हो गई, केमिस्ट्री में आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, ट्यूब है ना, ई वेक्टोरियल ट्यूब। तो यहाँ पर क्या है आपके हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि हम हाइड्रोजन आयन को और क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन्स, है ना। तो इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेफ्ट से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड हो रहे हैं वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देख लें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोटॉन्स, Np। कितना अमाउंट गिवन है इसका, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आपके 18। ठीक है, तो देखो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कौन ड्रिफ्टेड हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस, एंड इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कौन क्या ड्रिफ्टेड हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स, है ना। टाइम दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, टाइम कितना गिवन है, पर सेकंड, क्रॉस सेक्शन पर सेकंड एंड क्रॉस सेक्शन पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम आपको गिवन है, टाइम कितना गिवन है आपका, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमको R इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो करंट का फॉर्मूला, सॉरी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू B अपॉन I। B क्या गिवन है, यस, B हमको गिवन है कितना, 230 वोल्ट। क्या I गिवन है, I गिवन है, बट कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, टाइम हमको गिवन है, पर सेकंड में कितना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो इट मीन जो करंट फ्लो हो रहा होगा तो चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज जो फ्लो होगा वो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज प्लस प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज flows through cross section, let's say Q, then Q is equal to number of electrons plus number of protons into प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90। इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो हमने E कंसीडर कर लिया। ठीक है, नाउ Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2.7 इंटू 10 टू द पावर 18 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन 1.0 इंटू 10 टू द पावर 18, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻90। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3.5
0.7 इंटू 10 टू दी पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। क्लियर? क्या फाइंड करना है हमको? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई T। Q की वैल्यू ऑलरेडी हम ऊपर नोट कर चुके हैं, 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और टाइम कितना है हमारे पास? 1 सेकेंड। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कीजिए मल्टीप्लाई। 18 माइनस 19 कितना हुआ? 10 टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, 18 इंटू माइनस 19 बेस सेम है तो पावर ऐड माइनस 1, 3.7 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करो इसको। कितना? 5.9 इंटू पावर 10 टू पावर माइनस 1। ठीक है, तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू 0.59 एम्पियर। इतना क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके। क्या निकालना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। कैसे फाइंड करेंगे? R इफेक्टिव इज इक्वल टू B अपॉन I। B की वैल्यू कितना है आपका? 230 और I आपके पास 0.59। ठीक है, सॉल्व करो जरा इसको। R इफेक्टिव देखो ये लगभग 0.6 के इक्वल है, 0.59 अप्रॉक्स 6 के इक्वल है। 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसी कैलकुलेशन हो ना जहाँ पर कन्वेंशनल हो, ऑब्जेक्टिव ना हो या ऑब्जेक्टिव भी हो, तो नियर अबाउट निकल आएगा। ठीक है, कितना आएगा मतलब फाइंड आउट करो, 6 से डिवाइड करो इसको, बताओ कितना आ रहा है। हमने जब इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है आपका? 38.3 ओम। 38.3 ओम। क्लियर? नोट डाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका हमारा वही है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन को रीड करके कि गिवन डाटा क्या है। तो हम गिवन डाटा देखें तो क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी या कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm। तो क्या गिवन हो गया? ये कॉपर वायर का रेडियस R इज इक्वल टू 0.1 mm। ठीक है, तो 0.1 mm है गिवन। इसको किसमें यही जो गिवन, जब हम गिवन डाटा नोट करेंगे तभी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आगे जाकर हमसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 0.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है ना। रेजिस्टेंस हमको गिवन है इसमें R इज इक्वल टू 1 किलो ओम। अब किलो अगेन किलो में है, इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स 1 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। ये पोटेंशियल गिवन हो गया, वोल्टेज गिवन हो गया, कितना गिवन हो गया? 20 वोल्ट। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे वो देख लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। तो किसकी बात कर रहा है? ये पर सेकेंड की है ना। तो यानी टाइम कितना गिवन हो गया फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो टाइम हमको गिवन हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट 1 एम। तो लेट सपोज ये हमारे पास वायर है। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किससे? बैटरी से अलॉन्ग विथ की। ठीक है, और यहाँ से क्या पूछ रहा है? राइट डाउन द सॉरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। तो देखो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे? ट्रांसफर हो रहे होंगे इस एंड से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर पर सेकंड बिटवीन द सप्लाई, ये हमारी सप्लाई होगी मेन सप्लाई, बिटवीन द सप्लाई एंड द
वायर एट द वन एंड, यहाँ से इस वायर के एक एंड यूज किया, यहाँ से क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, या फिर यहाँ से क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, यही हमको क्या करना है फाइंड। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एन कब फाइंड आउट होगा, जब हमें क्यू पता होगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन कंडीशन क्यू इज इक्वल टू एन। बट क्यों हमें पता ही नहीं है, लेकिन जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई, एक मिनट रुको जरा, बी गिवन, आर गिवन। ठीक है, ओम्स लॉ को यूज करेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू हमको गिवन है, कितना गिवन है 20, एंड R की वैल्यू भी हमको गिवन है 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो I कितना होगा 220 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और वी कैन से I इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2n। I फाइंड आउट हो गया, टाइम गिवन है, Q फाइंड आउट कर सकते हैं, देन Q इज इक्वल टू n इंटू ई, सॉरी Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, है ना। तो Q इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एंड टी की वैल्यू क्योंकि वो पर सेकंड की बात कर रहा है तो टाइम कितना हो गया 1। तो Q, देन Q कितना फाइंड आउट हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम, Q भी फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, Q इज इक्वल टू एनी, क्वांटाइजेशन कंडीशन Q कितना है आपके पास, N इज इक्वल टू E की वैल्यू क्यू आई, देन Q होगा आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसको जरा सॉल्व करो, कितना आएगा, पॉइंट हटा दें, क्या आ जाएगा 10, 2 8 जा 16, 1/8 इंटू, ठीक है 10 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 1, और माइनस 19 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/8 को सॉल्व करते हैं जरा, 1/8 0, 8 1 जा 8, कितना 2.0, ठीक है 8 2 जा 16, 4.0, 0.125 इंटू 10 टू दी पावर 18, ठीक है। देन n इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 17, क्योंकि 0.1 डिजिट मूव किया है राइट साइड, तो क्या आएगा 18 था -1 हो जाएगा 17 आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन समझ क्लियर, नोट डाउन। तो इस क्वेश्चन के हम सेकंड पार्ट को अगर देखें तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमको बताना है कि करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या है वायर। ठीक है, तो करंट डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, तो करंट डेंसिटी
करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी J I की वैल्यू ये हम फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, एंड A फाइंड आउट करना है हमको, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं या वैल्यू प्लेस कर देते हैं डायरेक्ट। तो I कितना हो जाएगा आपके पास, I आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻2 एंड एरिया, क्या एरिया गिवन है? एरिया हमको गिवन नहीं, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है रेडियस, ठीक है। और किसी भी कंडक्टर का जो हम एरिया कंसीडर करते हैं वो क्या कंसीडर करते हैं? सर्कुलर। देखो इस वायर, मान लो ये वायर है, तो इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो कैसा दिख रहा है आपको? सर्कल दिख रहा है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो हम एरिया क्या यूज कर लेंगे यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर। देन 2 × 10⁻⁻2 अपॉन पाई इंटू आर की वैल्यू हमको अब गिवन है 0.1 × 10⁻³ ठीक है। तो 0.1 × 10⁻³ होल स्क्वायर। देन J इज इक्वल टू 2 × 10⁻² अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, इसलिए 22/7 रखा है, इनटू 0.1 का स्क्वायर 0.01 एंड 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो पॉइंट है यहाँ पर 100, पॉइंट को हटा दो, है ना, और ये 10⁻⁻6 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 11 का एंड 7 डिनोमिनेटर में, ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो क्या हुआ? 7 × 700 इंटू 10⁻² प्लस 6, -2 ये और प्लस 6 ये ऊपर गया, ठीक है। अपॉन में क्या बचा भाई? ओनली 11। देख लो एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना? सही है बिल्कुल। अब 11 से 700 को हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो 700 डिवाइडेड बाई 11 6 66, कितना बचा? 4, कितना हुआ? 40, 11 3 33, ठीक है। कितना बचा? 7.066 4, है ना, पॉइंट अगेन 0.0 4 3 मतलब यही आता रहेगा। तो ये आपका कितना है? 63.63 इंटू 10⁻6 -2 + 4, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 6.363 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर। आया समझ? ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया। करंट फ्लोज थ्रू अ constricted conductor as shown in the figure, the diameter d1 कहाँ है? ये रहा आपका, ठीक है। and the current density to the left of the conductor constriction, ये constriction जो है इसके जो लेफ्ट है इसमें जो करंट डेंसिटी है वो कितना गिवन है आपको? 1.27 × 10⁻6। इट मीन्स इस एंड पर, इस कंडक्टर के इस एंड पर जो आपको करंट डेंसिटी J गिवन है, ठीक है, वो आपको गिवन है 1.27 इंटू 10⁻6, क्लियर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। व्हाट करंट फ्लोज इनटू द कॉन्स्ट्रिक्शन, तो इसे पूरा जो कॉन्स्ट्रिक्शन है कंडक्टर का, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। डायमीटर d1 हमको ऑलरेडी गिवन, देखो J गिवन और हमको d1 भी गिवन है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, इसको हटाओ यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो J1 गिवन हो गया, कितना गिवन है हमको? 1.27 इंटू 10⁻6
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड डायमीटर d1 हमको गिवन है कितना, d1 2 इंटू 10⁻³ मीटर, mm में था, है ना। हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक भाई। अब J1 गिवन, D1 गिवन, और फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है कि इस पूरे कॉन्स्ट्रक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। तो क्या फाइंड करना है हमको, I1 टू बी कैलकुलेटेड, क्लियर। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे, देखो करंट डेंसिटी गिवन, डायमीटर गिवन, डायमीटर का मतलब क्या हुआ, एरिया, है ना। तो करंट गिवन, एरिया गिवन, इट मींस हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है, I/A, क्लियर। तो यहाँ पर वही हम यूज करते हैं। तो करंट डेंसिटी को अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा, J1 इज इक्वल टू I1/A1, है ना। देन I1 इज इक्वल टू J1 इंटू A1। अब J1 हमको गिवन है, कितना गिवन है, 1.27 इंटू 10⁻6 इंटू A1। अब A1 डायमीटर के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, देखो सर्किल का फॉर्मूला होता है πr², है ना। और r का d के साथ रिलेशन क्या होता है, d/2, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πd²/2⁴ यानी कि π/4 d², याद रखना आगे πr² या फिर π/4 d², ठीक है। वरना आप सिंपल सी बात है, डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट कर लो, सिंपल और सिंपल। r1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ ठीक है, d1/2 इट मींस 1 इंटू 10⁻³ हटाओ, ठीक है। नहीं लगाते हम ये फॉर्मूला, हम यही लगाएंगे जो हमें याद है। तो पाई क्या हो जाएगा, πr1², I1 इज इक्वल टू 1.27 इंटू 10⁻6 इंटू पाई 22/7 प्लेस करें, क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 बन जा 7 नहीं है डिविजिबल, ठीक है। तो हम 3.14 ही कर देते हैं, क्यों डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3.14 इंटू r1 1 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू 1.27 10⁻6 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻6, देन I1 इज इक्वल टू 1.27 एंड 3.14 की मल्टीप्लाई करो जरा, तब तक मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको। 10⁻6 प्लस 10⁻6 कैंसिल, हटाओ, ठीक है, 1 बचा। तो यानी कि 1.27 इंटू 3.14, क्लियर। अब यहाँ पर 1.27 एंड 3.14 की मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं, 3.987, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 3.987 एम्पियर। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, तो हम डायरेक्ट टाइम सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद सेकंड पार्ट कर लेते हैं। स्पेस कम है हमारे पास, ठीक है, नोट डाउन। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम करंट फाइंड आउट कर चुके हैं, क्योंकि हमसे करंट पूछा गया था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ द करंट डेंसिटी इज डबल्ड एज इट इमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड, मतलब इस कंडक्टर की कंस्ट्रक्शन के राइट साइड में जो करंट डेंसिटी है वो क्या है आपकी, डबल, है ना। किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से हमने क्या अज्यूम किया था, लेफ्ट साइड की जो करंट डेंसिटी थी वो J1 थी, और राइट साइड की क्या हो जाएगी फिर, लेट्स से J2, ठीक है। तो J2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ J1। एक तो इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है हमको, ठीक है। व्हाट इज द डायमीटर, तो हमें क्या बताना है कि ये जो डायमीटर है D2 ये कितना होगा, A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, या तो आप इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ सकते हैं या फिर स्टडी फ्लो ऑफ करंट समझ सकते हैं, ठीक है। स्टडी फ्लो करंट का मतलब क्या होता है, पहले एग्जांपल समझो वाटर से। कल मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था। लेट्स सपोज ये पाइप है,
ठीक है, और इस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर इस एंड से एंटर करेगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इस एंड से क्या होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। यस और नो भाई? अरे भाई इस एंड से अगर आप 1 लीटर वाटर को फ्लो कराओगे तो इस एंड से कितना वाटर निकलेगा, 1 लीटर ही तो निकलेगा, ना तो कम हो जाएगा ना ही ज़्यादा हो जाएगा। बट मैटर ये करता है अब यहाँ पर कि यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कम होगी और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसकी, फ्लो की, वाटर के फ्लो की। सिमिलरली केस यहाँ पर है कि अगर इस कंडक्टर में इस एंड पर यानी कि लेफ्ट एंड पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, लेट्स से I1, तो इसके जो राइट एंड है इस पर भी करंट कितना फ्लो होगा, I1 ही फ्लो होगा। ठीक है, फ्लो रेट में चेंज बट अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, सेम, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट नहीं कर सकता। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से एंटर कर रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से लीव भी करना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बात समझ आ रही ना? तो यानी कि फॉर स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ I2 ताकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर I1 को क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ J1 इंटू A1, यस और नो? ठीक है, सिमिलरली I2 को क्या लिख सकता हूँ J2 इंटू A, क्योंकि दोनों इक्वल है स्टडी फ्लो में। J1 की वैल्यू हमको गिवन है 1.27 इंटू 10⁶ इंटू A1, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूँ पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू J2 टू बी कैलकुलेटेड एंड A2 को मैं मेंशन कर सकता हूँ पाई R2 स्क्वायर। सही है ना? अब देखो यहाँ से पाई से ये पाई खत्म हो गया, ठीक है, ओके। J2 हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी J2 तो हमको गिवन है, J2 हमको गिवन है, ओके, देख लेते हैं। एक काम करें, J1 को J1 ही रहने दें अभी, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। देखो अभी कैसे, वो अभी समझ आ जाएगा। J1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, अब J1 को J1 ही रहने देते हैं, इसका रिलेशन हमको ऊपर गिवन है, देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, तो J2 को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ J1, ठीक है, कैलकुलेशन बच जाएगी हमारी, इंटू R2 स्क्वायर, ओके। J1 से J1 हो गया कैंसिल आउट, देन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाई क्लियर, ठीक है। नाउ R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की वैल्यू रफ कर दी, कोई बात नहीं। D1 कितना है, 2 है, तो R1 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 इंटू 10⁻³ अपॉन में क्या है, 2 है। अच्छा मैं R2, देखो और कोई डायमेंशन है इसमें, सिर्फ क्या है, लेंथ ही है, तो मैं इसको mm में ही रहने दूँ, क्योंकि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो किसमें आएगा, फिर mm में ही आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो मेरे लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1/√2 एंड 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, किसमें आया ये, mm। हमें क्या फाइंड करना था, डायमीटर, तो हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस होता है किसके, रेडियस के, तो D2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 14 7 to the 14 1.414 mm, ठीक है। ये हो गया आपका डायमीटर D, ठीक है। तो अभी तक देखो जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, लगभग मान के चलो 5-6 साल हो गए, तो अभी तक ये बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मैं हर साल PYQs कराता हूँ और PYQs लगभग 10 to 15 ईयर्स होते हैं, तो 10 to 15 ईयर्स में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको जिसको हम स्टडी करते हैं। हमने कल फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए, क्लियर। अब यहाँ से दो केसेस बन सकते हैं। देखो अगर सेम मटेरियल है, ऑब्वियसली बात है सेम ही मटेरियल होगा, सेम मटेरियल है, ठीक है, सेम मटेरियल, तो रो क्या है, आप रो क्या हो गया आपका, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो रो की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, रो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और रो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसलिए रो आपका कांस्टेंट है। अब कंडीशन क्या हो गई, रो इज इक्वल टू सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, अब इस तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मींस L1 अपॉन L2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मींस A2 अपॉन A1। बताओ ये चीज समझ में आए या नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ आया भाई। देखो कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे समझो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगर यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मींस B1 अपॉन B2। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो मैं लिख देता R1 अपॉन R2, लेकिन ये क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इट मींस क्या होगा, R2 अपॉन R। बता समझ आया या फिर पूरे डिटेल में समझाऊं, आगे ना समझ, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर R क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस R1 L1 अपॉन L2, और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस A2 अपॉन A1, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया, क्लियर। अब यहाँ से केसेस बन जाते हैं। केसेस क्या है, आपसे जो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड होते हैं सीबीएसई की तरफ से, तो वो यहाँ से पूछ सकते हैं कि अगर मैं लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूँ, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दूँ, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बस वही हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके एरिया को अगर मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूँ या 2 टाइम्स डिक्रीज कर दूँ, तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इतना सा कॉन्सेप्ट हमको समझना है, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर increases n टाइम्स। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। लेट सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ लेट से L1 इज इक्वल टू L, ठीक है। मैंने इसको पकड़ के स्ट्रेच किया है, ठीक है, इसको एक एंड से पकड़ा और खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है, मैंने एज्यूम कर रखा है कितने टाइम, n टाइम। तो इसको मैंने पकड़ के खींचा, ठीक है, खींचने के बाद इसकी जो लेंथ इंक्रीज हो गई वो n टाइम्स हो गई, पहले से n टाइम्स। पहले कितनी थी L और कितनी होगी n। तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए देखो, जितना मटेरियल यहाँ पर है सेम मटेरियल यहाँ पर है, क्या मैंने मटेरियल ऐड किया है, नहीं किया। क्या मैंने मटेरियल सब्ट्रैक्ट किया है, नहीं किया। इसका मतलब पहले जो कंडक्टर का एरिया था, सॉरी वॉल्यूम था, सेम वॉल्यूम अब रहा होगा स्ट्रेच करने के बाद, है ना। तो इट मींस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी मैं इस टाइप का सिंबल बनाऊंगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इनिशियल, अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया एंड लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, क्लियर। A1 लेट सपोज इस कंडक्टर का जो एरिया है A1 कितना है, A। इस कंडक्टर का A2 हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता कितने टाइम्स हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया, A1 की वैल्यू हमने प्लेस की A, L1 की वैल्यू हमने प्लेस की L, A2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, L2 की वैल्यू कितने टाइम्स इंक्रीज किया है, n टाइम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L से L कैंसिल, तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया आपका A/N। मतलब अगर n टाइम्स लेंथ इंक्रीज हो रही है तो n टाइम्स एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 1/n टाइम्स एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट समझ में आया? लेंथ n टाइम्स इंक्रीज तो एरिया 1/n टाइम्स डिक्रीज, रिड्यूस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब मैं इन सबकी वैल्यूज से R2 फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो देखो इसी फॉर्मूले को मैं इस तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ, R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 इंटू A1/A2। लेट सपोज इस कंडक्टर का जो R1 है वो कितना है? R। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? R। अब R2/R1 की वैल्यू R इंटू L2 की वैल्यू n टाइम्स ऑफ L, L1 की वैल्यू L, A1 की वैल्यू A थी, लेकिन A2 की वैल्यू क्या हो गई? A/N। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, N कहाँ पहुंचा? न्यूमरेटर में। तो R2/R इज इक्वल टू N इंटू N, देन R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर। मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं N स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लेंथ को क्या कर रहे हैं? n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। ये कंडीशन याद रखना कि लेंथ को अगर n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, दोनों केस समझ लो, उसके बाद हम कर लेना। अब तो बहुत आसान है, अब समझ आ जाएगा। अगर मैं लेट सपोज ये मेरे पास एक इनिशियली कंडक्टर, ठीक है, जिसका एरिया A है, लेंथ L है, केस सेकंड है क्या? केस सेकंड आप करो, केस सेकंड क्या है? इफ एरिया ऑफ द कंडक्टर increases n टाइम्स। ठीक है, मीन्स ये इसका एरिया था A, लेंथ L, रेजिस्टेंस R। ठीक है, मैंने कैसे भी करके कुछ मेथड यूज करके इसको कंप्रेस करके, ठीक है, इसके एरिया को कितना कर दिया? इसके एरिया को कर दिया मैंने A2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ A। L2 हमें नहीं पता, रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। ठीक है, मटेरियल क्या चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो फाइनल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। A इंटू L, इनिशियल क्या है? A इंटू L, फाइनल क्या हो जाएगा? NA इंटू L2। आया समझ? A से A कैंसिल, तो L2 अब क्या हो गया? L/N। कॉन्सेप्ट क्या बना? अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है n टाइम्स तो लेंथ क्या हो जाएगा? n टाइम्स 1/n टाइम रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, ये वाला रेशियो वाला, R2/R1 L2/L1 इंटू A1/A2। R2 टू बी कैलकुलेटेड, R1 R, L2 L/N अपॉन L1 L। ठीक है, इंटू A1A, A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है N। ठीक है, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, R2 इज इक्वल टू R2/R1 R इज इक्वल टू N इंटू N स्क्वायर। इट मीन्स R2 जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है कितने टाइम्स? 1/n स्क्वायर टाइम्स, 1/n स्क्वायर टाइम। कंडीशन याद रखना, लेंथ को भी मैंने क्या किया है? इंक्रीज किया है। ठीक है, एरिया को भी मैंने क्या किया है? इंक्रीज किया है। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ तो n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ तो 1/n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस डिक्रीज रिड्यूस हो रहा है। समझ आ गया? इसी का जस्ट अपोजिट, अगर मैं लेंथ को n टाइम्स डिक्रीज करूंगा, n टाइम्स डिक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस भी n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहां पर, अगर मैं एरिया को डिक्रीज करूंगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1/n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ? कॉन्सेप्ट याद रहेगा? बस ये कॉन्सेप्ट है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है।